हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका नोटिफिकेशन आया है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। उसमें जॉब प्रोफाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सैलरी एंड पे स्केल क्या रहेगा, बेनिफिट्स एंड फैसिलिटी क्या रहने वाली है, पोस्टिंग कहाँ पर मिलेगी, और साथ में हम लोग ये भी देखने वाले हैं प्रोबेशन कितना रहता है। सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट है कि सर इस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग अप्लाई करें भी या ना करें। ठीक है, तो आज के सेशन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, एक एक करके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ठीक है, एज एन ऑफिस असिस्टेंट प्यून एट BOB बैंक ऑफ बड़ौदा योर प्राइमरी ड्यूटी विल इंक्लूड। प्राइमरी ड्यूटी क्या रहने वाली है आप लोगों की, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग। ठीक है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको कैरी करना, डिलीवर करना, फाइल्स, चेक्स एंड वाउचर विद इन डिपार्टमेंट और टू अदर बैंक ब्रांचेस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्लरिकल सपोर्ट, वहाँ पर आपको जो क्लरिकल स्टाफ रहेगा उसको आपको सपोर्ट करना रहेगा, जैसे फोटो कॉपी, स्कैनिंग, सॉर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी करना रहेगा उसमें आप लोगों को उनकी मदद करनी होती है। इक्विपमेंट ऑपरेशन ऑफिस इक्विपमेंट सच एज फोटोकॉपी मशीन एंड फ्लैक्स मशीन, जो ये छोटे मोटे काम रहते हैं ये आप लोगों के लिए रहेंगे वहाँ पर। ठीक है, कस्टमर असिस्टेंट की बात करें तो गाइडिंग कस्टमर्स विद इन द ब्रांच एंड एड्रेसिंग देयर क्वेरीज, मतलब जो भी कस्टमर आते हैं उनके जो भी डाउट रहते हैं, क्वेरी रहते हैं, वो आप लोगों को बताना रहेगा, प्रॉपर तरीके से गाइड करना रहेगा। और मिसलेनियस टास्क यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी इवेंट रहा, कोई अर्जेंट टास्क आ जाता है तो वो आप लोगों को करना रहता है। ठीक है, तो जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो यार देखो, ठीक ठाक है ना। ऐसा ये भी नहीं है कि हम लोगों को सर एकदम लो लेवल का काम करना है या सर एकदम बैठ कर काम करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर प्यून का नाम ऐड हो जाता है तो आप इससे समझ सकते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हमको क्या झाड़ू लगाना पड़ेगा, अच्छा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आपकी 10th पास की हो आप, क्योंकि 10th पास की हो तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है, तो वो काम आपसे नहीं कराएंगे, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर बात कर लेते हैं, सर पे स्केल के बारे में बात करते हैं तो, और बेनिफिट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा कि क्या ये एग्जाम हम लोगों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए। उसके पहले बेटा प्रोबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर 6 महीने तक काम करते हो तो उसके बाद आप पर परमानेंट हो जाएंगे, मतलब 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहता है। अब 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड क्या होता है सर, कि भाई साहब आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, LPT क्वालिफाई कर गए, आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आपको 6 मंथ तक का प्रोबेशन पीरियड निकालना होता है। मतलब इसमें आप लोगों आपको देखा जाएगा कि आप इस जॉब के लिए मतलब सही इंसान है या नहीं है। ठीक है, सीधे सिंपल से शब्दों में देखा जाए कि उनको आपका काम ठीक लगना चाहिए तो आप परमानेंट हो जाते हैं। तो एक गवर्नमेंट जॉब में जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है वो आपको मिल जाती है। आइए जानते हैं क्या क्या आपको मिलेगी। सबसे पहले सैलरी एंड पे स्केल की बात करते हैं बेटा, तो स्टार्टिंग बेसिक पे आपका 19,500 रहने वाला है। ठीक है, पे स्केल प्रोग्रेशन आपको यहाँ पर दे रखा है 19,500 से फिर 22,160, 26,310, फिर उसके बाद 30,270, 33,780 एंड लास्ट 37,815 तक आपका सैलरी बढ़ता है। इसके बाद देखो एक और चीज़ है कि ये तो हमने बेसिक पे की बात की है, इसके साथ साथ आपको बाकी के बेनिफिट भी मिलते हैं। मतलब आप अगर देखेंगे तो HRA मिलेगा, DA मिलेगा, तो सारी जो अगर अलाउंस को भी मिला दिया जाए तो आपकी जो सैलरी बनती है ना बेटा, वो मोटा मोटा आपका जो सैलरी बन जाता है 32,000 से लेकर 33,000। ठीक है, इतना सैलरी बनता है, ये ग्रोस सैलरी हो जाता है। और इसमें से अगर हम लोग, है ना, टैक्स वगैरह जो भी रहता है या फिर आपका जो PF वगैरह कटेगा उसको डिडक्ट कर देते हैं तो आपके पास इन हैंड सैलरी 28 to 30,000 तक मिलता है। मतलब अगर सैलरी की बात की जाए तो एक डिसेंट सैलरी आपको यहाँ पर मिलता है। और वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो 9 AM से लेकर 5 PM तक आपका वर्किंग आवर्स रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है, बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज़ की, तो देखो मैंने जैसे आपको बताया ना कि फैसिलिटीज़ तो मिल रही है। अलाउंस DA मिलेगा, HRA मिलेगा आपको, CCA भी मिल जाएगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा और स्पेशल पे सब कुछ मिलेगा।
मतलब जो बैंक में जॉब करते हैं उनको जो जो भी अलाउंस मिलता है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके साथ आपको मेडिकल बेनिफिट भी मिलने वाला है, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, मेडिकल एड एंड लीव फेयर कंसेशन भी आपको मिलेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट में आपको ग्रेट्यूटी एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम के थ्रू आपको पेंशन भी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद बात करें तो लोन फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको स्टाफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, हाउस बिल्डिंग लोन एंड मतलब जो भी लोन के लिए आपको अप्लाई करना है लोन फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इंश्योरेंस की बात करें तो ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। अदर पर्क की बात करें तो लीव एनकेसमेंट, अगर आप लीव नहीं लेते तो उसके लिए आपको जो पैसा बनता है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो फैसिलिटीज तो है मेरे दोस्त। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए पोस्टिंग एंड ट्रांसफर की, तो देखो यहाँ पर लिखा गया, सिंपली नोटिफिकेशन में लिखा गया है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड टू एनी ऑफ द बैंक ब्रांच और ऑफिस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी दे अप्लाइड फॉर। आप जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अप्लाई करते हैं तो उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपको जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी बैंक की वहां पर जॉब मिल जाएगी। ट्रांसफर्स में ऑकर बेस्ड ऑन द बैंक्स ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपके ट्रांसफर के बारे में, बट एफर्ट्स आर मेड टू कंसिडर एम्प्लॉय प्रेफरेंस एंड सर्कमस्टेंस। बट यहाँ पर एक कंसिडर किया जाता है कि एम्प्लॉय का जो प्रेफरेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पर वर्क प्रोफाइल के बारे में जाना है, पे स्किल के बारे में जाना है, प्रोविशन के बारे में जाना है, फैसिलिटीज़ के बारे में जाना है, पोस्टिंग एंड ट्रांसफर के बारे में जाना है। अब यहाँ पर एक डाउट रहता है कि सर हम लोग ये एग्जाम के लिए अप्लाई करें ना करें, तो बेटा आपको सारी चीज़ें पता चल गई है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अप्लाई करना नहीं करना है, बट स्टिल मैं यही कहूँगा अप्लाई, सारे जितने भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ना आपको अप्लाई तो करना चाहिए। बेनिफिट क्या है इसका, देखो आपको जॉब ज्वाइन करना है नहीं करना वो सेकेंडरी चीज़ है, पहले एग्जाम क्लियर तो करें। और इससे ना एक आइडिया रहेगा कि सर 10th लेवल के एग्जामिनेशन की भी बात की जाए तो क्या लेवल का पेपर आता है, किस तरीके से पेपर पूछा जाता है, आपको एक आइडिया रहेगा कि इस पेपर को भी हम लोग क्लियर कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाएगी। सेकेंड, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग नहीं होती है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो मैं डेफिनेटली उन सारे बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो बैंकिंग एग्जामिनेशन में ना समटाइम सिलेक्शन होने में टाइम लग जाता है। मतलब सपोज आपने तैयारी की, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो टाइम कैसे निकलता है ना बेटा पता नहीं चलता है। तो आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आई है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए जाना चाहिए। अब वो सेकंड चीज़ है, देखो आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब तैयारी करते करते अगर ये अपॉर्चुनिटी आई है तो हम एग्ज़ाम देते हैं, निकल जाता है तो फिर डिसाइड करेंगे ज्वाइन करना है नहीं करना है। पहली चीज़, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है और आपको डायरेक्टली पीओ ही बनना है तो फिर मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप इसके लिए अप्लाई मत करो। बट जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है मेरे अकॉर्डिंग उनको अप्लाई करना चाहिए। और फिर देखो हम लोगों को यह रुकना नहीं है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि सर ये मेरा पार्ट टाइम जॉब हो जाएगा जिससे मेरी अर्निंग भी हो जाएगी और इसके साथ आप तैयारी करके आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना एक बहुत बड़ा मतलब बोल सकते कुआं है, अगर इससे बाहर निकल गए तो बहुत अच्छी बात है जितना जल्दी। और पता है अगर आपके पास एक जॉब रहती है, थोड़ी सी भी अर्निंग हो रही होती है ना तो कॉन्फिडेंस भी आता है और उस कॉन्फिडेंस से आगे चलकर आप बहुत सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जितने भी बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है वो सारे बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा बेटा जो भी बच्चे हैं जो बैंक की या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, आप बैंक महापेक में एनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों कंप्लीट हो जाएगा, 18+ एग्जामिनेशन कवर होते हैं, 100 से ज़्यादा बैचेस आपको मिलते हैं, 2000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस, 24/7 डाउट सपोर्ट, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, दोनों ऑप्शन रहते हैं। 1 ईयर में आपको 1 साल का वैलिडिटी मिलता है, 2 ईयर में आपको 2 साल का वैलिडिटी यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो बैंक एसएससी महापेक में एनरोल कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर बात की जाए तो ये आपके अपकमिंग बैचेस आने वाले हैं, ये ऑनगोइंग बैचेस जो स्टार्ट हो चुके हैं। इस मंथ की बात करें, पहले वाले मंथ, इसके पहले मंथ में भी बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हुए थे, उसका भी आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाता है, आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों को 100 से भी ज़्यादा बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। तो जो ओल्ड बैचेस है उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा, जो आने वाले बैचेस है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जो भी बैचेस आएंगे उसका भी आप लोगों को एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास में आप एनरोल कर सकते हैं और साथ में
किताब से प्रैक्टिस करने की अगर आपको आदत है तो द्रोणा बुक सेट ले सकते हैं। इसमें आपको मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीए का बुक सेट मिल जाता है। ठीक है, आई होप सो ये सेशन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको इसके लिए अप्लाई करना है नहीं करना है। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।